साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं श्री राजेश जी चड्ढा मौजूद हैं और सर से आज हम एक बातचीत करने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आप सभी को और केवल बाबू आपको भी। जी धन्यवाद। सर आप एक ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ एक गजलकार और एक साहित्य लेखन व संपादन का भी आपका एक सगल रहा है। जी जी। रेडियो नाटकों का न सिर्फ आपका एक अलग जो है वो निर्देशन ने आपने किया और साथ में शानदार अभिनय भी आपने किए। जी जी। मशहूर हस्तियों के आपने इंटरव्यू लिए, जहां तक मुझे पता है आर वेंकट रमन जो तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति बिल्कुल बिल्कुल उनका, या निदा फाजली जी का, जी, या महान जो अपने गीतकार और कवि नीरज जी का इंटरव्यू आपने लिया जी। राजस्थानी, अंग्रेजी और साथ में पंजाबी जो मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम जो बरसों तक आपके नाम से जाना जाता रहा जी। तो मेरी पहली जो जिज्ञासा है वो यही है कि सर पहली मतलब इतनी सारी शेड से एक व्यक्ति की कैसे हो सकती है, इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते थे और कैसे कर लेते हैं? दरअसल केवल होता ये है कि जब हम मध्यम जो वर्गीय लोग हैं जी, उनमें ही रहता है कि जब हम पढ़ लिख रहे होते हैं तो ज़्यादा, और ख़ास तौर पर जिस समय में हम लोग पढ़ रहे थे, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, स्कूलिंग थी हमारी जी, उस समय में इतने सारे कोई आयाम नहीं होते थे कि आपको कोई दिशा निर्देश मिल सके जी। तो आप अपनी रुचि अपने आप ही डेवलप करते हुए चलते हैं जी। जब आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस और ऐसा नहीं होता, सिवाय इसके कि जो माता पिता आपको कह रहे हैं या जिन विद्यालयों में आप पढ़ रहे हैं वहाँ जो टीचर हैं, जो गुरुजन हैं, वो आपको बता रहे हैं, वही एक दिशा होती थी जो वो निर्धारित करते थे और निर्देश उन्हीं के होते थे। और स्वरुचि के अनुसार जो चीजें हम में मौजूद होती हैं संस्कारिक रूप से, वो साथ साथ विकसित होती रहती हैं। तो यही मेरे साथ भी हुआ। लिखने पढ़ने का शौक था ही शुरू से। स्कूल के बाद में लगभग स्कूलिंग हमने खत्म की तो उसके ठीक बाद से ही शुरू हो गया, क्योंकि मित्र जो एक पूरे के साथी थे जो हमारे जी, वो यही इसी रुचि के लोग थे, तो फिर वो सारी चीजें अपने आप पनपती चली जाती हैं जी। तो कुछ लोकल अखबारों में लिखना अपने स्वांत सुखाए, और शुरुआती दौर में जिस तरह से होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में वो लिखना पढ़ना चलता रहा, साहित्य में रुचि। चूंकि साहित्य के साथ ये रहती है कि कभी भी हम परिपूर्ण होते ही नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता जी। तो ये लगभग सभी के साथ में होता है, क्योंकि वो निरंतर उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ता है। आपका पढ़ना भी, आपका लिखना भी, आपका जो सोचना समझना भी, जिस नजरिया आपका जो होता है जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, वो भी आपका बदलता है। आपके दौर अपने अपने तरीके से बदलते रहते हैं। तो वहाँ ये चीजें चलती चली गई, और नौकरी के लिए जब हम प्रयास करने लगे जी, तो उस समय में जो कुछ प्रयास कम किए जाते थे, जिस क्षेत्र में हम लोग थे, साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आकाशवाणी का भी एक नाम था, तो उसके लिए हमने प्रयास, हम सभी मित्रों ने लगभग, तो उसमें से 2 मित्र, मैं और एक मेरा मित्र रविदत्त मोहता, जो दोनों हम लोग साथी भी थे और हम लोग साथ एक ही विभाग में आए भी। तो इस तरह से रेडियो में चयन हो गया। वो एक अपनी अलग परिश्रम और वो सारा जो रहती हैं सबके साथ, हर युवा के साथ जुड़ी रहती हैं। तो रेडियो में चयन होने के बाद में ये हो गया कि एक जो बात होती है ना कि नेचर ऑफ जॉब जो है जी, वो अगर आपको सेटिस्फाई करता है तो फिर जो आपका समर्पण है ना, वो उतनी ही रंग में निखर के सामने फिर वो नेचुरल चीजें आने लगती हैं। तो वही मेरे साथ भी, वो रेडियो में आना, और रेडियो का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति उसकी, तो उसमें साहित्य के साथ जुड़ाव पहले से था, वो और ज्यादा चूंकि उभर करके आने लगा, क्योंकि एक हमारी जीवन का हिस्सा हो गया, हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया वो सारा, और हमारी रोजी रोटी के साथ में वो सारी चीजें जुड़ गई यूं भी अगर हम कहें तो ये एक कारण रहा। अच्छा, रेडियो की अपनी विधाएं हैं, ठीक है। पुस्तकों में अगर आप प्रकाशित होना देखना चाहते हैं तो वो अलग एक क्षेत्र होता है, लेकिन बोलचाल की अपनी एक भाषा भी होती है, अपना एक कल्चर भी होता है। तो वहां जैसे उन विधाओं में नाटक हैं, रूपक हैं, या और गीतों भरी कहानी, इस तरह के जितने भी जो विविध तरह के कार्यक्रम होते हैं, या आप कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो वो सब चीजें अध्ययन की वजह से इतनी मैच्योर होती चली गई, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए, कि मुझे लगने लगा कि अध्ययन जो है
वही शायद जीवन की पूंजी है। और ये एक कारण रहा कि पढ़ना जो है ना, लेखक, चूंकि मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि मैं अंशकालिक लेखक हूं, पूर्णकालिक पाठक हूं, ये बात आप आमतौर पे कहते रहते हैं। तो वो जो पढ़ना है वो इतना रुचि में शामिल, मुझे मतलब कोई अतिरिक्त नहीं लगता, वो ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं या तो वो कोई विशेष बात है, सभी को पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे चूंकि वो जीवन का एक हिस्सा हो गया है, वो स्पॉन्टेनियस आता रहा। हाँ, वो बड़े सहज भाव से। आकाशवाणी के साथ आप शायद 1986 में जुड़े। जी बिल्कुल, 86 में। आकाशवाणी उदयपुर से आपकी शुरुआत हुई, जी, झीलों की नगरी से। जी। तो वहां से मैं उस दिन में ले जाना चाहता हूं आपको, जब आपने आकाशवाणी में पहले दिन ज्वाइन किया था जी, और आकाशवाणी में ही जाना है या ब्रॉडकास्टर ही बनना है, तो पहले तो ये कब सोचा? ये बचपन से ही मन था या खुद ब खुद ही उसमें चलते चले गए? जी हाँ, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि स्कूलिंग जैसी खत्म हुई तो लिखने पढ़ने की तरफ रुचि हो गई। आकाशवाणी सूरतगढ़ की शुरुआत हो चुकी थी 1981 में। तो वो दौर था जब हम ग्रेजुएट होकर के निकले ही थे। ठीक है। तो यहाँ लिखने की वजह से एक वार्ताकार के तौर पर इस रेडियो में हम लोग बुलाए जाते, यहाँ फिर संपर्क बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर एक उद्घोषक हुआ करते थे, मोहम्मद सलीम जी। जी, तो अब तो वो दिवंगत हो गए, बनारस के थे वो। बड़ी मतलब इतने मीठे व्यक्ति, और जितनी मीठी आवाज के साथ उनकी प्रस्तुतियां होती थी उतने ही वो बेहतरीन व्यक्ति भी थे। उन्होंने जब वो हमसे मिलना जुलना शुरू किया, क्योंकि हम उम्र थे, वो आए थे तब नौकरी में नए, और उन्होंने कहा कि आप लोग रेडियो के लिए तैयारी। अच्छा, उस समय आपने वार्ताएं यहाँ से देनी स्टार्ट कर दी थी? जी हाँ, जी। तो उन्होंने कहा आप रेडियो के लिए तैयारी क्यों नहीं करते, रोजगार का साधन भी है आपका, आपको नौकरी करनी है, सारा कुछ है, तो फिर आप इसके लिए। तब हम लोग प्रेरित हुए। उसके बाद में केवल मैं बताऊं कि ये जो मेरा चयन हुआ रेडियो के लिए, इससे पहले 6 जो रेडियो के लिए 6 बार मैं परीक्षाएं देता था। कभी किसी में स्वर परीक्षा में रह गए। अच्छा, स्वर परीक्षा तक में भी ये आवाज रह गई? जी हाँ, और कहीं लिखित में रह गए, कहीं साक्षात्कार में रह गए। ये सारी चीजें चलती रही, और ये 7th यानी 7वां जो अवसर था जो जिसमें जब मेरा चयन हुआ, तो ये तय तो कर लिया था कि जाना इधर ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। और करते हुए तब एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो था उसके थ्रू चयन हुआ करता था। अब तो केंद्रों को दे दिए गए हैं, जोनल जो केंद्र हैं, जोनल हेड हैं वो करते हैं, लेकिन तब एसएससी के थ्रू होता था। तो एसएससी के माध्यम से वो चयन वो उदयपुर के लिए हो गया। और आकाशवाणी की आपकी जो पहली प्रस्तुति रही, जो पहला कार्यक्रम रहा, वो उसकी कोई याद? पहली बार जब माइक पे गए तो कोई हिचकिचाहट, घबराहट, कंपन या कोई फंबल, ऐसा कुछ कोई याद? वो एग्जैक्ट वो कार्यक्रम आपको याद है? आपने कौन सा कार्यक्रम या कौन सी अनाउंसमेंट वहां से की? बिल्कुल। हुआ यूं था कि उदयपुर जाने के बाद में मुझे लगभग 1 हफ्ता तक तो ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया जाता था स्टूडियो में। जो अच्छा, पहले ऑब्जर्वेशन पहले देखो। हाँ, क्योंकि जिस काम से हम लोग जुड़े होते हैं रेडियो में जो भी काम करने वाले प्रोग्राम के लोग हैं, उनमें क्या है कि आपको 2-3 चीजें एक साथ करनी पड़े। एक तो टाइमिंग आपकी बड़ी दुरुस्त होनी चाहिए, टेक्निकली आपको जितने इक्विपमेंट आपको हैंडल करना है उनमें आप पारंगत सीखे नहीं, सिर्फ इतना नहीं कि आपको आता हो, पारंगत हो, सिर्फ बोलना आता हो, ये पर्याप्त है। और एक आपको बोलना है, और फिर बोलते वक्त आपको क्या नहीं बोलना है ये ख्याल में रखना। अच्छा, क्या बोलना है ये सब लोग जानते हैं, क्या नहीं बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब हम ये जान जाते हैं ना कि हमें क्या नहीं बोलना है, तब सारे संकट खत्म हो जाते हैं। ये सारी चीजें एक साथ, तो लगभग 1 हफ्ते तक तो उनके बीच में जो वरिष्ठ होते थे उनके साथ एक कुर्सी लग जाती थी और हम लोग बैठ जाते थे। तो देखते हो कैसे इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं, कैसे बोलते हैं। एक हाथ से आपको फेडर भी खोलना है, आपको घड़ी की तरफ भी देखना है, और आपको ये भी देखना है कि क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लिखा हुआ उसकी मदद भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें आपके साथ चलती हैं जी। तो वो 7 दिन के बाद में मुझे स्टेशन डायरेक्टर थे हमारे उस समय में, मिस्टर SS मूर्ति, और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उस समय में दूरदर्शन में उनके धारावाहिक चला करते थे, जो तमिल जो उनका चैनल था, मूर्ति साहब के। तो उनको हिंदी बहुत कम आती थी, तो उन्होंने आकर के पूछा, अभी तुम सीख गया? तो मैंने कहा यस सर, मैं। तो वो कह आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर लेंगे? मैंने कहा जी कर लूंगा। तो मैंने
आकर के, और मेरे जो फर्स्ट मेरी ड्यूटी थी, मॉर्निंग ड्यूटी थी, सुबह की सभा में एक आधे घंटे का कार्यक्रम मुझे दिया गया। उस कार्यक्रम, वो फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, उसका नाम था नाद लहरी जी। 7:30 बजे से लेकर के और 7:57-58 तक आता था। उस कार्यक्रम में गीत बजाने होते थे, तो मैंने लिख रखा था कौन सा गीत कब बजना, तो रिकॉर्ड्स चलते थे, तो एक रिकॉर्ड लगाया आपने और वो बज रहा है, इतने में दूसरा आप तैयार कर लेंगे। उस समय वो वाले रिकॉर्ड्स होते थे जी हाँ, जो एलपी और ईपी, हाँ वो हुआ करते थे। तो एक एलपी जब चल रहा है, दूसरे एलपी को हमने, उसका एक साइड में 6 कट है, अलग अलग गानों के कट होते थे, तो एक कट पर हम जो कट बजाना है उस पर हम उसको क्यू कर लेते थे। तो हुआ ये कि एक गीत बजा और उस गीत के बाद में दूसरे गीत के लिए मैंने तैयार कर ही लिया था, वो दूसरा गीत भी बज गया। दूसरे के बाद में जो पहला, जिसको उतार करके बदलना था, वो मेरी स्मृति से निकल गया, क्योंकि बिल्कुल नया था। तो मुझे लगा कि हाँ, अगला तैयार है, ठीक है। तो मैंने किया और उसकी उद्घोषणा कर दी कि अब आप सुनिए। बैजू बावरा का वो गीत था जो मैंने उद्घोषणा की थी कि सुन दुनिया के रखवाले, रफी की आवाज में वो गीत था, और मैं उसकी उद्घोषणा की। और उसके बाद जो गीत चला, वो गीत चला के रोते रोते गुजर गई रात रे, आई याद तेरी हर बात रे, वो कुछ किसी और फिल्म, पहले ही कार्यक्रम में ये फंबल हुआ। तो अच्छा, वो जब बजा तो मैंने क्या किया, फेडर खींचा, और फेडर खींच के और बैजू बावरा का रिकॉर्ड जो था वो निकालने लग गया, जो रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़े हुए थे। तो उन्हें एक देखा कि नहीं, ये नहीं है, अगला है, नहीं है। तो मैं बड़ी तसल्ली से, इतनी देर में ड्यूटी ऑफिसर विद इन मिनट वो भाग करके और आ गए। इस दौरान प्रसारण बंद हो गया लगभग 30 सेकंड के लिए। तो वो भाग के आए कि क्या हुआ। मैंने कहा वो गीत मैंने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं उनको सांत्वना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा अभी निकाल के वो लगा देता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो चलाओ, अगला लगा दो, ये लगा दो। उन्होंने आकर के खुद ही वही चला दिया जो मैंने कहा था जी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसमें इतना समय नहीं होता, आप अगर गलती तो उसको बाद में सुधारने का अवसर है कि माफ करें, आपने अभी इस फिल्म का गीत सुना, इसकी आवाज में सुना, बजाय इसके कि आप वहां पॉज आ जाए आप उसको। तो ये मेरी वो पहली गलती थी। इसके बाद और भी नजर, ये चूंकि आपने पूछी पहली गलती, वो आदमी को याद रहती है, तो वो मुझे अभी भी स्मृति में है मेरी, और मुझे हंसी भी आती है बाद में इन बातों को सुन करके कि हम लोग कितने, यानी समय की कीमत क्या होती है, ये पहली ही ड्यूटी में पता चल गया। और वो तो आप ही बताते हैं ना कि रेडियो पे 3 सेकंड का पोज जो है वो खतरनाक होता है, 3 सेकंड से ज्यादा का पोज, वो उसकी अपनी परिभाषा होती है। जी 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 जी। तो उदयपुर आकाशवाणी में आप वहाँ एक तुम अपने प्रख्यात जो कमेंटेटर हैं मुरली मनोहर मंजू, जी हाँ जी, वो मेरे स्टेशन डायरेक्टर रहे, उनसे जुड़ी हुई कुछ 1-2 कोई बात जी। 3-4 साल तक लगभग उनके साथ में, क्योंकि 6 साल कुल रहा, तो 1.5 साल तो मूर्ति साहब जो कि थे ही थे, उसके बाद में फिर मंजुल साहब ही थे जी। और मंजुल साहब के साथ रहने का अवसर ये मिला कि मंजुल साहब की सेवानिवृत्ति और मेरा ट्रांसफर उदयपुर से ही ठीक है। और उसके लिए जो एक हम गेट टुगेदर करते हैं ना, एक रखते हैं कि एक विदाई समारोह हमारा दोनों का इकट्ठा हुआ, आपका ट्रांसफर का और उनका जी जी जी। तो वो भव्य हो गया था। तो मेरा ट्रांसफर भी यूं लग रहा था जैसे बहुत भव्य बात हो गई, क्योंकि उसमें मंजुल साहब की सेवानिवृत्ति भी जुड़ गई थी। तो और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने, मंजुल साहब अभी कुछ महीने पहले दिवंगत हुए हैं, और जितने बेहतरीन वो मतलब कमेंटेटर थे, उससे बेहतरीन प्रशासक थे, और उतने ही बेहतरीन वो व्यक्ति थे, और उतने ही बेहतरीन वो कवि थे। अच्छा, कवि भी थे जी। उनकी कमेंट्री में, अगर आपने कमेंट्री उनकी सुनी, बहुत बचपन में सुनी है जी, हम बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय। तो उनकी जो भाषा थी ना, उसमें जो उनका पद्य का जो भाग था वो झलकता था, कमेंट्री में झलकता था जी हाँ। उनकी जो शब्दावली थी वो बड़ी काव्यात्मक होती थी, तो वो ये उसका प्रभाव उसमें पड़ता था। तो उनके वो एक तो, क्योंकि सबसे कम उम्र उदयपुर में रेडियो में उस वक्त मैं ही था प्रोग्राम में जी, तो वो अवसर देते थे जी कि ये आज ये वहाँ ये कार्यक्रम है और वो तुझे रिकॉर्ड करके लेके आना राजेश जी। तो मैं स्वतंत्र रूप से भेज देते थे, तो वहाँ जा करके लेके आना, फिर पूछना आकर के स्टूडियो में कि कैसा रहा कवरेज, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सारी चीज़ें। फिर सुन करके अगले दिन जब प्रसारण होता तो पूरी मीटिंग में
रेडियो के हर कार्यक्रम की एक परंपरा थी कि अगले दिन सुबह जब मीटिंग होती थी तो तीनों सभाओं की, पिछले दिन की, उनकी चर्चा होती थी। हर व्यक्ति को किसी एक कार्यक्रम पर चर्चा करनी, ये नियम मंजुल साहब ने वहां बनाया था जी, कि हर व्यक्ति किसी न किसी एक कार्यक्रम पर अपनी बात रखेगा। तो बड़ा हेल्दी रहता था। अच्छा, कुछ कार्यक्रम ऐसे थे वहां जो हर व्यक्ति करता था, ठीक है, प्रोग्राम का। वो बांटे हुए थे कि एक कार्यक्रम, एक उन्होंने सीक्वेंस बना रखा था। एक इस दिन ये राजेश है, तो इस दिन देवल है, इस दिन इवन कि वो एक दिन मंजुल साहब खुद भी करते थे। उसमें कुछ एक पत्र होते थे, उनको आवाज दे करके और अलग अलग भाव भंगिमा के साथ या शैली के साथ प्रस्तुत किया जाता था। तो उनकी बाकायदा चर्चा होती थी। फिर ये होता था कि महीने में जो कार्यक्रम में सबसे बेहतर कार्यक्रम किसका था। इतनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो मैंने वहाँ सीखी कि क्या होती है, और वो भी जिसको हम कहते हैं कि एक लिटरेरी जो तबका है, एक लिटरेरी जो ग्रुप है, एक विभाग है, उसके अंदर किस तरह से इतनी हेल्दी चर्चा होती है, ये सारी बातें उनसे सीखने का अवसर मिला। एक बार की बात है कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने कमरे में और मुझे 3 किताबें दी जी। ये लगभग 2 साल हमें हो चुके थे मंजुल साहब के साथ काम करते हुए। तो उन्होंने मुझे 3 किताबें दी कि ये तीनों किताबें इनको पढ़। तो मैंने तीनों किताबें देखी, तो वो कमेंट्री के सारी की सारी किताबें थी, कमेंट्री पर, रेडियो कमेंट्री से रिलेटेड। तो वो किताबें ले जा करके और मैंने मतलब ठीक है घर रख दी। तो चूंकि मैं बचपन में भी खेलों में मुझे कोई विशेष कहीं कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, दोस्तों के साथ आप कुछ खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे होता है कि मैंने बचपन में क्रिकेट बहुत खेला है, प्रोफेशनली कुछ ऐसा कुछ नहीं था। रुचि भी नहीं। मैंने जाहिर सी बात है उनको मैंने क्यों पढ़ना था। वो महीने 2 महीने बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि किताबें पढ़ी। मैंने कहा सर अभी तो नहीं पढ़ी। कि तू पढ़े यार। उसको हार के 2-3 महीने फिर बीत गए, तो मुझे लगा ये फिर पूछेंगे, तो मैंने किताबें ली और उनको मैंने कहा सर ये किताबें पढ़ ली। मैंने कहा सर मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है सर, अच्छा मैं नहीं पढ़ सकता। तो बोले यार तू पढ़ ले, अभी थोड़े समय में कुछ कमेंटेटर्स हैं और उनके ऑडिशंस होने हैं और तू उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने देखा है इसमें, क्योंकि उनका अपना एक अनुभव था, तो आवाज और उच्चारण को तो उन्होंने उसी समय पहचाना ही था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर कुछ साहित्य से जुड़ा हुआ होता तो मैं इसको कर लेता, लेकिन ये तो मैं उनको वो दिया। बाद में मुझे आगे चल करके मुझे लगा कि मुझे वो करना चाहिए था, वो भी एक अलग, लेकिन वो बस तब वो नया जोश भी था कि नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे जैसे होता है। तो इस प्रकार सब, हाँ ये चीज एक मुझे स्मृति में रहती है। बहुत स्नेही व्यक्ति थे मंजुल साहब, बहुत। और वहाँ सर जैसे वहाँ आप 1991 तक रहे? मैं जी 91 में मैंने यहाँ जनवरी में ज्वाइन कर लिया, 90 पूरे तक रहा। तो यहाँ जैसे सूरतगढ़ पे तो हम अभी आएंगे, तो वहाँ यहाँ सूरतगढ़ में आपने एक तो मिट्टी दी खुशबू शुरू हुआ, उस पे अलग से बात करेंगे जी। और इसके अलावा गीत गंगा रहा या मन भावन रहा, उस टाइप का वहां भी कोई कार्यक्रम आपको इस प्रकार आपने कोई किया हो जो कोई खास कार्यक्रम हो कोई उदयपुर में? दरअसल क्या था कि मैंने आपको बताया उदयपुर में गया तो मैं सबसे कम उम्र में था, यानी सबसे जूनियर में था। तो वहां जब कहीं मंच संचालन के लिए बात होती थी तो हमसे पहले इकराम राजस्थानी हमारे साथ थे। अच्छा, इकराम राजस्थानी आपके साथ? हाँ जी हाँ, वो प्रोड्यूसर थे जी। तो इकराम साहब की एक अपनी पहचान थी और इस वक्त भी पूरे देश में पहचान है उनकी, और उस समय में तो वो उन लोगों से वो लोग रहे हैं, इकराम साहब जैसे लोग जिनसे हमने माइक्रोफोन पर बोलना सीखा है कि कैसे बोला जाता है। तो वो सारी बातें उनसे तो वहां अवसर नहीं मिलते थे इस तरह से। तो अब फिर धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति आ गई कि हमें लगने लगा या हमारे वरिष्ठ जो थे उनको लगने लगा कि हाँ ये, तो फिर हमें, चूंकि आपने जो जिक्र किया महामहिम राष्ट्रपति का आर वेंकटरमन जब वहाँ उदयपुर आए थे। अच्छा, वो इंटरव्यू आपने उदयपुर किया? जी हाँ। तो वहां रहते हुए वो इंटरव्यू के साथ भी एक बड़ा अजब वो हादसा जुड़ा हुआ है कि वो मेरा एक किसी उसको हम क्या कहेंगे, इससे बड़ा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो देश का पहला व्यक्ति से बड़ा तो क्या होगा। तो उनके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई, जहां जहां उन्होंने जाना था वो अलग अलग टीमें थी कि पहले रेडियो की 2 आदमी यहाँ मौजूद रहेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। तो मुझे लगाया गया जो वहाँ मोती मगरी करके, जहाँ चेतक स्मारक है फतेह सागर के ठीक ऊपर, जहाँ पन्ना धायक का वो खंडहर बना हुआ है। तो मुझे वहाँ ड्राइवर ने छोड़ा और मैं वेट करने लगा। तो आर वेंकटरमन आए
और आकर के वो विजिट करने लगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर हुआ करते थे अच्छा उस समय में, तो राज्यपाल उनके साथ में और सिक्योरिटी तो उनकी थी साथ में। तो हम लोग जहाँ भी जाएं तो मैंने एक दो बार पूछा, मैंने कहा सर, क्योंकि वो हिंदी उनको नहीं आती थी, वो अंग्रेजी के आदमी थे, साउथ इंडियन थे जी हाँ, तो बहुत कम, तो हम भी यही कोशिश करते थे। तो उनसे जो ही हम पूछते तो वो कहते डिड आई हैव रिटन, तो बड़ा मुश्किल हो गया, बार बार उनसे कहना, उन तक पहुंचना ही अपने आप में वो मुश्किल होती थी। बहरहाल वो करते कराते, और वो इस तरह की बातों में जब बार बार उनसे कहा गया भी मैं ऑल इंडिया रेडियो से हूँ, मुझे तो स्पोकन चाहिए कुछ, आप जब तो कुछ बोल करके बताएंगे, तो वो फिर वो इतना ही कहते कि नहीं, मैंने वो विजिट बुक में लिख दिया है सारा कुछ। तो यूं कह करके और बात खत्म हो गई। तो वो सीढ़ियां उतर के और निकल लिए मोती मगरी से। तो वो लगभग 15-20 सीढ़ियां थी। मैं ऊपर, चूंकि अब जा रहे हैं, मैंने कहा अब क्या इंटरव्यू होगा। अच्छा, चले ही गए वो? हाँ, वो जा रहे तो अपनी गाड़ी में, वो गाड़ी में बैठने लगे। तो वो उस समय में अपने दोहिते के साथ में थे, अपनी निजी छुट्टियों पे आए थे वो। ठीक है। तो उन्होंने, ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला, तो उन्होंने वापस अंदर बैठकर बाहर निकले और वहीं से बोले कि वेयर इज मिस्टर ऑल इंडिया रेडियो। मिस्टर ऑल इंडिया रेडियो। हाँ, जी। तो मैं चूंकि एकदम निराश हो चुका था, तो मैंने देखा नहीं, तो वहां पीआरओ हुआ करते थे मिस्टर हरीश करके। उन्होंने मेरे को पीछे से कहा कि वो आपको बुला रहे हैं। मैं फिर वो 3-3 सीढ़ियां एक साथ क्रॉस करता हुआ नीचे पहुंचा, और उन्होंने वो अपना माइक्रोफोन मेरे हाथ से लिया। अब अंग्रेजी की स्थिति जो है ना, वो हम सबकी इस क्षेत्र में है कि अच्छी नहीं। आप लोग स्पोकन की विशेष दिक्कत आती है। आप तो अंग्रेजी का आदमी हो, इसलिए आपकी बात अलग है, लेकिन हमारा हाथ अभी भी उतना ही तंग है जो उतना पहले था। तो वो हमसे पहला सवाल हमने पूछा कि सर व्हाट्स योर इम्प्रेशंस अबाउट दिस प्लेस। ये एक पंक्ति, ये आपका सवाल था? ये मेरा सवाल था। ये रात भर मैंने मुश्किल से जोड़ करके तय करके रखा था। तो भाई क्या पूछना है, और राष्ट्रपति से आप सोचता तो बहुत कुछ है ना आदमी। तो उन्होंने वो माइक्रोफोन मेरे हाथ से लिया और ऐसे कंधे में मेरा हाथ रखा, और वो लगभग 10 मिनट तक धारा प्रवाह बोलते रहे। और वो माइक मेरे हाथ से जो था, वो यूं बार बार वो साइकोलॉजी काम कर रही थी। नहीं, वो यूं एक साइकोलॉजी काम कर रही थी कि राष्ट्रपति के साथ हम लोग खड़े हैं, उनका हाथ कंधे पे है जी, और राष्ट्रपति के पद, वो सारी चीजें जो बचपन से लेकर के प्रोटोकॉल वो दिमाग में आने लगी। तो खुद हम अपने आप को ऐसे लगे जैसे पता नहीं अब यूं ही गिरेंगे, यहीं गिरेंगे बस। इससे बड़ी कोई बात क्या हो सकती है। अच्छा, वो लौट के बात हो गई, लौट के चले गए जी। अब वो जब लौट के चले गए, तो मैंने वो पार्क में नीचे जमीन पे बैठा। ड्राइवर को पता था घंटे बाद बाहर आना था लेने ऑफिस की गाड़ी। तो मैंने वहां चाय 20 रुपए की मिलती थी उस समय में। अच्छा। तो मैंने फिर भी उसको कहा, मैंने कहा चाय दे। तो मैंने चाय पी, वहां चाय पी करके हमने कहा सुन लेते हैं। तो उस समय में हमें फिलिप्स के वो टेप रिकॉर्डर वो गले में लटका के कॉर्ड लग जाती और माइक हो जाता आगे। तो वो मैंने उस कैसेट सुनती थी, वो कैसेट चलाऊं, उसमें कुछ मिले ही नहीं। अच्छा, आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो खाली। ओहो। तो मैंने कहा यार ये क्या, मैंने कहा शायद मेरे से कोई लगाने में भूल हुई, बटन गलत दब रहा है या कुछ और है। करते अचानक से मेरी नजर नहीं पड़ी, तो लोड उसकी कॉर्ड तो लगी हुई नहीं। अच्छा, कॉर्ड तो नीचे लटक रही थी इसकी। अब उस स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं उसी कंडीशन में, ड्राइवर भी आ गया, उसने पूछा कैसे, मैंने ठीक है, पहुंच गए। मंजुल साहब का फोन आया जी कि हाँ भाई कैसे रहा राजेश। मैंने उनको, मैं साथ में तो रो रहा हूँ और साथ में उनको बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये बता दिया आपने। तो बोले कि तो क्या हुआ, वो तो 2 दिन की यात्रा पर है, कल भी है। अच्छा, तो कल लेक एंड में तेरी ड्यूटी, कल तू लेक एंड में कवरेज करेगा उनकी, तो रिपोर्ट अपने कल ही बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन लेक एंड में मैं, वो होटल था, तो वहां एक जगह पर उनको जो महाराजा फैमिली थी उनकी तरफ से चाय परोसी जानी थी जी। तो उनको चाय के लिए बिठाया गया ना जब उनको, तो वहां पर उनको सिक्योरिटी के भी लोग बैठे हुए थे। तो वहीं मैंने पहले सिक्योरिटी वाले से उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कैसे करके मुझे बात करनी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले पूछा हमसे, पूछ करके उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि यस। आकर के फिर मैं नीचे जमीन पर बैठ गया, वो चेयर पर बैठे हुए थे। वो उनकी राजशाही जो एक क्रॉकरी होती चांदी की, और उनमें वो चाय वाय पी रहे थे। तो वहां मैंने वो इंटरव्यू, तो वही सवाल वो दोबारा रिपीट किया, फिर सब कुछ वही रिपीट किया, और उन्होंने वही बातें सारी की सारी वो पूरी की पूरी मुझे
देकर उन्होंने मेंशन तो नहीं किया होगा कि हाँ, उनके भूल लिए गए तो, होंगे ना? हाँ, राष्ट्रपति के लिए तो रोजमर्रा हाँ। कितने लोग होते हैं, लेकिन अपने लिए फिर मैं वहां से बाहर निकला तो बोट से मैं वापस जब किनारे पर आ गया तो मुझे ये ध्यान आया कि मैं वो उस समय में मेरे पास एक मेल्ट्रॉन था रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें एक ढक्कन भी होता, तो उसका ढक्कन मैं वो लेकेंड में भूला है। तो वो मेल्ट्रॉन फिर मैं, वो ड्राइवर आया, उसको मैंने सौंपा, फिर दोबारा बोट लेकर के वहाँ गया, वो ढक्कन वहीं से वापस उठा करके फिर वापस लेकर के आया, आकर के रेडियो रिपोर्ट, वो फिर नेशनल हुकअप पर रेडियो रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट वो प्रसारित हुई। फिर वो लंबी बात पूरी की पूरी, तो वो एक वो स्मृतियां हैं। जी जी जी, वो बहुत बड़ा क्षण था जी, जो हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आते हैं जैसे, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। और 1991 में आप सूरतगढ़ आ गए थे। तो एक तो मेरी ये जिज्ञासा है कि सूरतगढ़, जहां तक मुझे लग रहा है, रेडियो का स्वर्णिम दौर तो पता नहीं कब रहा होगा, पर वो भी एक गोल्डन दशक था, 90 से लेके 2000 तक, या उसके बाद आने वाले 8-10 सालों तक। जी। तो जैसे अनुमानित है कितने श्रोता वर्ग तक सूरतगढ़ का प्रसारण पहुंचता रहा होगा? आपके उस समय कोई एक आइडिया होता था? जी हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि जब जो ट्रांसमीटर होता है ना, उनकी वर्ग किलोमीटर की क्षमता होती है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर या ऐसा कुछ, इतना कुछ था कि वहां तक वो कार्यक्रम रेडियो के 300 किलोवाट जब ट्रांसमीटर लगा था, उसके बाद वो पहुंचते थे। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि ये जो जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरान 3 या 3.5 करोड़ श्रोता वर्ग तक पास की रीच रही थी। जी, पता लगता जी। और फिर जैसे सूरतगढ़ 1991 में आने के बाद, जी, 12 जुलाई 1996 का दिन तो ऐतिहासिक दिन आपके जीवन में और हम सब श्रोताओं के जीवन में रहा, क्योंकि इस दिन आपने वो कार्यक्रम शुरू किया था, मिट्टी दी खुशबू, जिसने आपने लगातार 26 वर्षों तक प्रस्तुत किया। हाँ, बिल्कुल। और जुलाई 2022 में शायद आपने आखिरी मिट्टी दी खुशबू, आप बिल्कुल, वही मेरी नौकरी का आखिरी कार्यक्रम था। हाँ। तो मिट्टी दी खुशबू कार्यक्रम कैसे, एक तो ये मतलब मिट्टी दी खुशबू जैसा कोई कार्यक्रम बनाना है या प्रस्तुत करना है, इस पे PhD वगैरह भी कई लोगों ने की, लघु शोध हुए। हाँ, लघु शोध हुए हैं। और अपने जो महान लेजेंड सिंगर जिनको कह सकते हैं, गुरदास मान जी, उन्होंने भी, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। तो पहले इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट किया गया, ये क्यों स्टार्ट किया गया? ये चूंकि हमारा जो क्षेत्र है उसमें, ठीक है, राजस्थान में हम लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के रहने वालों का जो रेशो अगर निकाला जाए ना, राजस्थानी पंजाबी का, तो वो लगभग 60-40 का रेशो उस समय में ऐसा देखा गया था कि 60%, ठीक है, राजस्थान के हैं, राजस्थानी, मैं भी राजस्थान से हूँ, मेरा जन्म यहीं का, तो 60% लोग राजस्थानी पंजाबी बोलते हैं और 40% राजस्थानी बोलते हैं। तो ये एक कारण था, कुछ श्रोताओं की भी वो रही मांग थी कि पंजाबी एक प्रोग्राम होना चाहिए, तो उस पर कुछ पत्र व्यवहार बाहर से भी हुआ, और वो उसकी क्या प्रक्रिया रही, चूंकि वो बिल्कुल अलग से बात है, बाहर की बात थी, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टरेट से एक पत्र आया। उस समय में हमारे सहायक केंद्र निदेशक DC शर्मा जी हुआ करते थे, तो वो पत्र एक आया कि आपके केंद्र से एक पंजाबी का 30 मिनट का एक कार्यक्रम स्टार्ट करना है, तो क्या संभव है आपके लिए? जी। तो उन्होंने, शर्मा साहब ने मुझे वो बुलाया कि भी ऐसे ऐसे करके पत्र आया, तो पंजाबी प्रोग्राम अपने शुरू करें, क्योंकि वो उनकी अच्छी आदत थी, वो राय लेते थे, बिना उसके वो काम करते नहीं थे कोई। तो वो उन्होंने पूछा, मैंने कहा तो शुरू करेंगे क्यों नहीं करेंगे, कि कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा। कि आप कैसे? मेरी मातृभाषा पंजाबी, अच्छा, मैं कर लूंगा। कि वो तो अलग बात है, लेकिन आप प्रोग्राम, मैंने कहा बिल्कुल कर लूंगा जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने वो स्वीकृति यहाँ से कि हम समर्थ हैं। तो वहाँ से फिर सारी तिथियाँ, और वो शुक्रवार जो हमें निर्धारित किया गया, और वो ये बताया गया कि अपने इनको 30 मिनट की अवधि है, शुक्रवार को करना है, और इवनिंग तीसरी सभा में करना है। ठीक है। तो वो 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का कार्यक्रम। अब उस कार्यक्रम के साथ में एक प्रोग्राम ऑफिसर हुआ करते थे, अनिल कुमार सिन्हा, पटना के थे वो जी। तो वो उस कार्यक्रम में उस कार्यक्रम के साथ हो लिए, मेरे साथ हो लिए। अच्छा। तो उन्होंने ये किया कि मुझे स्वतंत्र रूप से कहा कि आप एक तो इसकी सिग्नेचर ट्यून बना लें, इसका नाम क्या रखना वो देख लें, ये सारी चीजें। तो वो मैंने फिर
अपने स्तर पर नाम भी मिट्टी दी खुशबू। अच्छा, नाम भी आपने ही रखा? हाँ, ये डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया था? हाँ, नहीं, डिपार्टमेंट से नहीं आया था। मैंने वो ये अपना नाम सोचा और सिन्हा साहब से, शर्मा साहब से उनसे अनुमति, उन्होंने कहा कि नाम अच्छा है, उस नाम को रख दिया गया। फिर एक सिग्नेचर ट्यून मैंने, वो भी आपने डेवलप जी हाँ, वो मैंने एक रेशमा की कोई एक कंसर्ट थी जी, पंजाबी गायिका रेशमा जो थी जी, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या विश्व की एक ही थी, तो वो उनकी एक कंसर्ट थी। उस कंसर्ट को उस समय रिकॉर्डिंग्स भी नहीं उपलब्ध होती थी, ठीक है। उसकी कहीं से वो एक मैंने रील वाली कैसेट मंगवाई और कोशिश करके, तो उसको लेकर के उसको फिर थोड़ा सा मिक्सिंग करके तो उसको एक वो सिग्नेचर ट्यून बनाया गया जी, बना दी। तो वो बड़ी अच्छी लगी, पसंद भी की गई। कैसे ये इतना लोकप्रिय क्यों हो गया ये कार्यक्रम? मतलब आकाशवाणी सूरतगढ़ और राजेश चड्ढा की पहचान बन गया और पर्याय बन गया एक उसका एक तो ना सबसे बड़ा कारण ये रहा कि राजस्थान के अंदर पंजाबी भाषा में किसी भी केंद्र से कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, एकमात्र कार्यक्रम था वो। और वो चर्चित यूं हुआ कि जो पंजाब के जितने केंद्र हैं जी, वहां पर पंजाबी में ही कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। तो वो पंजाबी में जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं तो उनमें क्या एक रास्ता होती है। आप चूंकि पंजाबी में, अब जैसे हिंदी के फिल्म संगीत के कार्यक्रम है तो उसमें आप वो एक ही तरह के रहते हैं, सारे के सारे एक रूपता होती है। जी, जी। तो वो एक कारण था। कुछ थोड़ा ये था कि जब मैंने उस कार्यक्रम की शुरुआत की तो एक अपने मन में ये एक स्केलेटन बनाया था कि पंजाबी कल्चर को लेकर के हमें उस चीज को आगे लेके आना है। और पंजाबी कल्चर का मतलब पंजाब को लेकर के नहीं, पंजाबी कल्चर, पंजाबियत को। यस, तो पंजाबी कल्चर का मतलब पंजाब से बाहर भी जो लोग पंजाबी के साथ जुड़े हैं, जो पंजाबी कल्चर में जी रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पर रहते हो, उन चीजों को लेकर के आना जी, वो एक रही। तो शुरू से ही चूंकि मेरे पढ़ने के लिए भी और मेरे लिखने के लिए सबसे जो मेरा रुचिकर जो मुझे विषय लगता ना, वो सूफिज्म ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया। एक तरह से प्रभावित किया कह सकते हैं, या मैंने ज्यादा पढ़ाई उन्हीं को जी। तो वो एक जो जिसको कहते हैं छुअन थी, वो उस कार्यक्रम के साथ रही। जैसे पहले दूसरे प्रोग्राम में मैंने बुले शाह और फरीद को कोट किया और उनकी जो काफियां थी उनको लेकर, तो उस समय में क्योंकि साहित्य में रुचि जो है वो शुरू से ही थी, वो तो है ना, लेकिन बाहर जो है श्रोता होते हैं उनकी इतनी गहरी रुचि होती नहीं है, तो आपको रुचि उत्पन्न करनी पड़ती है जी। तो किताबों से जो किताबों की भाषा है वो अलग होती है, बोलचाल की भाषा अलग होती है। बोलचाल की भाषा सीधी आप तक पहुंचती, तो मैंने उस बोलचाल की भाषा के साथ पंजाबी को जोड़ा, जो पंजाबी हमारे क्षेत्र में बोली जाती है। क्योंकि पंजाबी को अगर आप पंजाब के साथ जोड़ेंगे तो उसके 3 क्षेत्र हैं, माझा, दुआबा और मालवा। तो या आप मालवी बोलेंगे या माझी बोलेंगे या दुआबे से आपका उसका असर आएगा जी। तो लेकिन जो पंजाबी हम लोग बोलते हैं, मैंने उस पंजाबी, तो वो पंजाबी ने एक अलग उसकी शक्ल बन गई। तो उस ट्रेडिशन को तोड़ करके वो प्रोग्राम था। फिर उस कार्यक्रम के साथ प्रयोग मैंने बहुत किए। प्रयोग यूं किए कि जैसे कुछ अंकों के साथ मैंने कुछ महीनों तक इस प्रोग्राम के साथ एक श्रोताओं को इतना भर कहा गया कि आप अपने क्षेत्र से जहां से पत्र लिख रहे हैं वहां से ये तो लिखते ही हैं कि आपको क्या अच्छा, मतलब कौन सा गाना सुने, प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये वो तो गिनती चुनती की बात होती। आप अपने क्षेत्र की जो ऐतिहासिक कुछ तथ्य है ना, उनके बारे में लिख के भेजिए। तो लोग लिख के भेजने लगे, मेरे जो है वो गांव में ये है, ये वो है, ये जो है 500 साल पुराना जोड़ है, ये वो है वो। तो वो चीजें अच्छा, इसने लोगों को और जोड़ा जी। जो उन्होंने अपने स्तर पर खोजबीन की। मुझे याद है एक पत्र आया पाकिस्तान से, और चक जैतो बहावल अरशद भट्टू जी आते थे, तो उनका पत्र, तो उन्होंने कहा कि आपने कल जो था वो उसके बारे में किसी सूफी के बारे में मैंने बात की थी, शायद शाह हुसैन की बात ही, मुझे ध्यान नहीं, तो उस पे आपने बात की और मैं अब जो आपको खत लिख रहा हूँ अच्छा, वो उनकी मजार पर बैठ करके। क्या बात है। तो मुझे लगा कि ये कितनी अच्छी चीजें हम लोग जो युवाणी कार्यक्रम हम बहुत ज्यादा सुनते थे जी। और युवाणी में विशेषकर आपका जो पत्रोत्तर कार्यक्रम होता था जी, जिसमें आपका जो शायराना अंदाज है
विशेषकर पत्रोत्तर में ज्यादा, और मिट्टी दी खुशबू में भी होता था जी, पर पत्रोत्तर के कार्यक्रम में और युवाणी के अन्य कार्यक्रमों में भी जी, एक उसमें आप चीज किया करते थे, कलम के सिपाही। जी हाँ, उसको तो सुनकर कई बार जो विशेषकर हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं जी, जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं, हाँ एक जी। कोई मेरे कोई साथी बता रहे थे कि कोई अज्ञेय पर आपने कोई कार्यक्रम, मतलब कलम के सिपाही के तहत आपने अज्ञेय पर कोई हाँ, कार्यक्रम जी, किया, जी, जी, और अगले दिन कोई एमए का या पता नहीं बीए का कोई जी हाँ। उसका पेपर था। जब वो मैथिली शरण गुप्त पर था जी। और वो हमारी कोई आकस्मिक साथी थे, अच्छा, तो उनकी भी ड्यूटी थी, मैंने वो प्रोग्राम दिया। तो वो कलम के सिपाही के तहत हम लोग मेरा यूँ रहता था कि जैसे शुक्रवार को वो पत्रोत्तर होता है, तो उस शुक्रवार को या गुरुवार को या शनिवार को उसके आसपास कोई ऐसी तिथि, पुण्यतिथि या जन्म तिथि किसी साहित्यकार की उस पर चर्चा कर लें। इस बहाने से उनको याद भी किया जाता था और उस पर चर्चा भी हो जाती जी। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो आप, एक तो उस समय का जो प्रस्तुतिकरण था जी, मुझे याद है वो अज्ञेय का एक कार्यक्रम था, अज्ञेय पर आपने किया था, और वो जो वहां पर जो आप उनकी रचनाएं कुछ प्रस्तुत करते थे, जी हाँ, वो एज इट इज याद रह जाती थी। जैसे सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, हाँ। और एक बात पूछूं उत्तर दोगे, किससे सीखा डसना, और इतना विष कैसे पाया। हाँ। या फिर दुष्यंत पर एक कार्यक्रम किया था आपने कि ये सारा जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। या इवन राजस्थानी में भी शेठिया जी पर मैं आप ही से सुनी थी वो लाइनें कि चाकी रो नीच लो पाट साच और ऊपर लो पाट झूठ, और साच री सामी छाती कील और झूठ री पूठ में मूठ। अद्भुत। तो ये उस समय इतनी सारी शायरी और ये कविताएं, ये कैसे याद कैसे रह जाती? अध्ययन आपकी रुचि है तो फिर आप, अच्छी चीजें होती हैं ना जी, तो जब हम पाठक होते हैं, पढ़ते हैं, तो जो चीजें आपको प्रभावित करती हैं ना वो आत्मसात हो जाती हैं अपने आप ही। फिर उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, वो अनायास ही सारी चीजें आपके भीतर हो जाती हैं। और फिर दूसरा ये है कि आप जब भी आपको कार्यक्रम करना है जी, तो आज भी इसकी पूर्व तैयारी बीच में जी, मैं बिल्कुल है वो। आज भी अगर मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है और बात अगर कहनी है, तो एक कोशिश रहती है कि चाहे हम किताब को देखें या न देखें, लेकिन एक रिकॉल अपने आप को एक कर लें, देख लें कि उस व्यक्ति के बारे में माइंड के अंदर ही फ्रेम बना लें, एक फ्रेम बना लें कि हम उस पर बात कर पाएं। क्योंकि अब इतनी दफा आप देखते हैं, आप खुद अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जो आपको सिलेबस पढ़ाना है तो रोजाना आप तैयारी करके नहीं जाते हैं। जी, जी, जी। आपने वो सिलेबस रोज पढ़ाना है, तो आप तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके, जैसे जो कवि आपको अच्छे लगते हैं, उन कवियों को जब आप पढ़ेंगे तो वो अपने आप उतरते चले जाते हैं, फिर उनके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता। अब मसलन कुछ ऐसे लोग हैं, अब दुष्यंत कुमार का आपने उदाहरण दिया, तो मुझे उनकी कविता ने या उनकी शैली ने इतना ज्यादा कि मैं जो उनकी, हो सकता है कि उसकी साय में धूप जो उनकी पुस्तक है वो पूरी की पूरी आपको पढ़ करके सुना दूं, क्योंकि पढ़ी और इतनी दफा पढ़ी, इतना कुछ वो किया। ऐसे ही पंजाबी के कवि शुभ बटालवी, तो उन पर हम चाहें कितनी देर बात कर सकते हैं। तो वो चीजें सबके साथ सहज हैं, हम लोग करते नहीं है, इस वजह से वो। अच्छा, फिर जब आपके साथ सहजता से जो चीजें आपने स्वीकार की होती हैं, आप देखिए घरों में जब हम बात करते हैं, घरों में सबसे ज्यादा संबंध हमारे मधुर और कटु घरों के अंदर पता लगता है। अगर हमारे, तो हम कौन सी किताबें पढ़ करके पति पत्नी आपस में बात करते हैं, या पिता पुत्र बात करते हैं, या पिता पुत्री बात करते हैं? कोई किताबें नहीं होती, वो हमारे इमोशंस हैं। उन इमोशंस के साथ हम लोग, तो किताबों के साथ जब हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं तो फिर वो आत्मसात करना जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली आत्मसात की परिभाषा यही है कि हमने उसको अपने भीतर तक, हमें, मतलब ये मेरी ही बात है, यूं समझ लीजिए। पत्रोत्तर को मिस करते हैं बहुत, साहित्यिक चर्चा को भी मिस करता हूँ। आप आ जाते हैं कभी कभी, खाना सब लोग जब आ जाते हैं जी, तब चर्चा हो जाती है, कुछ और मित्र हैं जिनके साथ जब बैठते हैं बात हो जाती है, वरना ये विषय साहित्य जो है वो किसी भी भाषा की बात हो, साहित्य पर चर्चा के लिए आपको एक, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनकी रुचि होती है। और किसी को आप, ये हो नहीं सकता कि आपकी साहित्यिक रुचि है और आप गैर साहित्यिक रुचि के व्यक्ति को मतलब आप सिखाना शुरू कर दें या उसके सामने तो फिर उसका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए अच्छा लगता है उन चर्चाओं को, वहाँ अवसर मिलते थे, अब बाहर मिलते हैं सार्वजनिक रूप से, तब भी अब बात तो जो आती है कहीं तो वही जाएगी। रेडियो पर बोलना सर अब एक अलग विधा है, बिल्कुल है। और आप अकेले में बैठे होते हैं, आपके सामने माइक्रोफोन है सिर्फ, जी हाँ, आप बोल रहे हैं, सामने
एट प्रेजेंट सामने सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये उस समय क्या चलता है दिमाग में, क्या कल्पनाएं चलती है और कितना कठिन है ये एक बंद स्टूडियो में अकेले बोलना? आप सबसे पहला तो आपका आत्मविश्वास, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं जी। और मेरा ये मानना है कि आत्मविश्वास जो है वो आपको आपका ज्ञान दे सकता है। आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान उपलब्ध होगा, आपके पास होगा, उतना आत्मविश्वास आपका मजबूत रहेगा, उतने आप आत्मविश्वासी होंगे। तो वो अध्ययन ज्ञान की सीढ़ी है, अध्ययन से आप ज्ञान को अर्जित करते हैं। और वो रही बात दूसरी, उसके बाद में जो बात आप कहना चाहते हैं उस बात को कहने का अपना एक अलग तरीका होता है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्या कहा गया ये गौण हो जाता है, कैसे कहा गया ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रेडियो में ये चीजें, क्योंकि ज्ञान के लिए तो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है, और बहुत सारे विद्वान लोग हैं मौजूद हैं, हम तो अंश मात्र भी नहीं है उनके लिए। लेकिन जब आप कह रहे होते हैं तो उस बात को कैसे कह रहे होते हैं वो बात सामने वाले को प्रभावित करती है। आप उसके अनुरूप पहुंच करके आप उसकी सोच के बराबर समानांतर जब आप अपनी बात को कहते हैं, जो बात आपने कहनी है, तो वो प्रभावित करती है। उसके लिए चाहिए कि भाषा जो है उसमें मिठास, एक प्रेम होना चाहिए। ठीक है। एक भाषाई स्तर पर जितना प्रेम हो सकता है उतना होना चाहिए। इसीलिए एक कुशल वक्ता के लिए, मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम बोल रहे होते हैं, माइक्रोफोन के सामने होते हैं, तो माइक्रोफोन हमारा सबसे पहला श्रोता है। अच्छा, माइक्रोफोन ही हमारा पहला श्रोता है। आप माइक्रोफोन से जितने, कई बार चिल्लाने लगते हैं कुछ लोग, बोलते हैं, तो जब माइक्रोफोन आपने बात ही माइक्रोफोन से करनी है, तो वहां अब मैं आपके सामने इसी तरह में, इसी मुद्रा में बैठ करके अगर चिल्ला के बात करने लगूं तो फिर हमारी नजदीकियों का औचित्य क्या रहेगा? वही बात है कि आप माइक्रोफोन के पास में है तो आप बहुत सहजता से अपनी बात कहें तो वो पहुंचती। जो ही आप चिल्लाने लगते हैं तो वो भाषण की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं चीजें, और भाषण से अगर दुनिया को बस में करना होता जी तो फिर पता नहीं कितने लोग कर चुके होते। तो बातें सच्ची हो, शाश्वत हो, वो पहुंचती हैं। आप रेडियो के माध्यम से भी कह सकते हैं, लिख करके भी कह सकते हैं, आप संवाद के माध्यम से भी कह सकते हैं। उस समय श्रोता दिमाग में रहता है। हाँ, सुनने वाले बहुत हैं, क्योंकि ये आपके अनुभव के साथ बढ़ती हैं चीजें। जब धीरे धीरे आप अभ्यस्त हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि माइक्रोफोन तो अपना मित्र है, कोई बात ही नहीं, तो फिर उसके बाद फिर श्रोता ने, इसीलिए तो जब किसी श्रोता का पत्र आता है तो उस श्रोता की, क्योंकि हम पत्रों से भी तो पहचानते हैं ना, एक व्यक्ति हमें 50 पत्र लिख चुका, ठीक है, तो उस व्यक्ति की छवि जिस तरह से सामने वाला व्यक्ति सुनने वाला, बोलने वाले की छवि बनाता है, वैसे ही बोलने वाला भी उसकी छवि बनाता है। तो वो मुझे ऐसे सैकड़ों श्रोता मेरे याद हैं अभी भी, कि उनके परिवार के नाम तक याद है मुझे, क्योंकि वो लिखा करते थे जी। तो वो बड़ी सहजता होती थी जब उनका पत्र पढ़ते वक्त किसी दो नाम की, एक नाम की कमी होती थी, तो फिर मैं पूछ लेता था कि आज वो नाम क्यों नहीं लिखा, टोनी का नाम ही नहीं आज कहाँ है भाई वो। तो वो थोड़े आपका अपनत्व है। घर जाकर के भी हम बात करते हैं जी, तो खाली एक दूसरे की बात थोड़ी करते, हम करते ना, और माँ कैसी है, ठीक है ना, हाँ, भाई ठीक है ना, बच्चे अच्छे हैं ना, यही बात। तो आप अपने जीवन में जिस तरह से भाईचारे की, प्रेम की, सौहार्द की बात करते हैं, वही बात अगर आप रेडियो पे कर रहे हैं तो आपको कोई अंतर नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी जो है ना वो सबकी समझ में आती है, सब जगह समझ में आती है, हर जगह समझ में आती है। ये कहना कुछ और, करना कुछ और। तो हम एक जगह ईमानदारी का है वो एक, या तो कहते हो वो करो या करते हो वो करो, बस एक ही, क्योंकि दोनों में एक ही अर्थ निकलता है। अच्छा, हमारे जो हम सूफिज्म की बात करते हैं, आप देखिए कि ईश्वर को पाना या तो एक होते हुए अनेक में समा जाना, ठीक है, या अनेकों से होते हुए अपने आप को इतना सूक्ष्म कर लेना। यात्राएं एक सी हैं, भीड़ में से अकेला कर लो या अकेले को भीड़ में बांट दो, बात उतनी है। अंश बनना बड़ा जरूरी है। तो वो सारी चीजें ये प्रभावित करती हैं, और मेरे ख्याल से लगता है कि जो भी वक्ता हैं, ये बोलने वाले हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक एकदम से तथ्य हैं कि दुनिया के अंदर जो 93% लोग सुनने वाले हैं और 7% लोग कहने वाले हैं, जिनमें टीचर्स भी हैं, जिनमें लीडर्स भी हैं, जिनमें स्पीकर्स भी हैं, और जिनमें ब्रॉडकास्टर भी हैं जो कहते हैं। तो जब आपको ये अवसर ईश्वर ने दिया है कि आप 7% में हैं, तो फिर आप अपनी जुबान का, अपनी भाषा का कितना बेहतरीन उपयोग कर सकते हो, उतना करें ना। और शब्द तो कांच की माफिक है, मेरी सोच ही रहती। तो जितना
मितव्ययी तरीके से आप उनका इस्तेमाल करेंगे, जितने कम शब्दों में आप अपनी बात को कहने की कोशिश करेंगे और जितना ख्याल आप शब्दों को निकालते वक्त करेंगे, उतना बेहतरीन आप अपने व्यक्तित्व को बनाएंगे, अपने जीवन को बनाएंगे। तो ये क्योंकि वो ये तराजू तोल करके तो हमें संस्कार दिए गए, तो उनको हम कहाँ, यही है वो सारी बात जी 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 कि हम मितव्ययी हों बोलने के मामले में भी, कहने के और शब्दों का इस्तेमाल उपयोग करना, चाहे वो आप लिखते वक्त करें, बोलते वक्त करें, कम शब्द में कितना बारीक आप बुन सकते हैं उतना बेहतर कबीर हो सकते हैं। जी जी जी। कार्यक्रम ज्यादातर तो रिकॉर्ड लाइव होते थे जी, या रिकॉर्डेड भी? कुछ रिकॉर्डेड होते थे, कुछ अपरिहार्य कारण होते थे तब रिकॉर्ड, लेकिन मैंने जो कार्यक्रम किए वो ज्यादातर सजीव ही किए, क्योंकि वो आनंद आप सजीव में ज्यादा सहज में। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि आप जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कि एक जुड़ाव जो है ना वो बहुत अच्छा और सहज महसूस करते हैं। आपने रिकॉर्ड कर दिया है कार्यक्रम एक एग्जाम्पल के तौर पर, हालांकि ऐसा होता नहीं है और होता भी है तो वो मजबूरी है, आज भी होते हैं प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, सजीव बहुत कम होते हैं। आपने जिस वक्त प्रोग्राम किया है रिकॉर्ड उस वक्त, और जब प्रोग्राम को सुना जा रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उस वक्त की में ब्रह्मांड में भी कितने परिवर्तन आ चुके हैं। आपने दिन में 2 बजे रिकॉर्ड किया, रात तो 10 बजे सुनाई दिया जा रहा है, सुना जा रहा है, तो आप उसका प्रभाव तो मानेंगे जी। तो जब आप उस वक्त कर रहे होंगे तब फिर एक सूत्र बंधा रहता है जी, तो उसका आनंद अलग है जी। और जैसे उसी बात से लाइव जब आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना लंबा अरसा रहा, इतना एक लंबा करियर रहा आपका जी, इस दौरान कोई, जैसे एक शुरुआत में आपने किस्सा बताया वो एक गड़बड़ी वाला या चूक वाला जी, उस तरह का कोई फंबल या शब्द कोई उपचूक हो जाना, ऐसे कोई एक दो कोई और बात कोई याद करना चाहेंगे? वहाँ वो मैं जब उदयपुर का ये किस्सा है कि मैं एक कार्यक्रम आता था सामयिकी जी, तो वो 7:35 से 7:45 तक चलता था। ठीक है, दिल्ली से रिले होता था। तो उदयपुर में जब उस कार्यक्रम की उद्घोषणा होती थी तो मैं अपनी उद्घोषणा एक दिन उद्घोषणा करके बाहर आया, तो जो फर्स्ट ड्यूटी में मेरे साथ मिस्टर ओपी देवल थे जी, उन्होंने मेरे को ना ऐसे 45 लिखा कागज पर, बोला राजेश जी क्या है, पढ़ना इसको जी। तो मैंने कहा 45 जी। तो उसने कहा क्या 45? कहने ये 45 है। तो मैंने कहा हाँ यार ये है तो 45। चूंकि मैं अपने क्षेत्र से गया, फिर पंजाबी भाषी थोड़ा सा, तो वो पहला दिन था जब मुझे शब्दों का जुड़ाव का और मतलब इस स्तर पर मुझे गंभीरता का पता लगा और उसको मैंने फिर पकड़ लिया। फिर शब्द के मामले में चूक मुझसे हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। और चूंकि मैं सजग रहा, एक जिसको कहते हैं ना कॉन्शियस रहा, सुपर कॉन्शियस नहीं रहा, कभी सुपर कॉन्शियस नहीं रहे। तो जब आप कॉन्शियस रहते हैं ना तो फिर सब कुछ सुपर कॉन्शियस होना गड़बड़ करवा देता है। हाँ, क्योंकि आपने एक और दूसरा ये है कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं, जब आपसे ये गलती हो चुकी, करता कोई नहीं, होती है गलती, एक हो चुकी, तो आप अगर उसको स्मृति में रखेंगे ना तो आगे होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप उसको भूल करके ये सोच करके कि अब दोबारा से ये ना हो, उसको साथ लेकर के न चले। जैसे जीवन में दुख भी है ना, तो दुख जब घड़ियां आपकी आ गई, उनको साथ लेकर के मत चले। वो थे तब थे, अब तब्दील हो गए, तो अब जो है उसको साथ लेकर के चले। ये जीवन का भी ये, हाँ, इसको जीवन से ऐसे जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते। और एक सर वही उसी पे आता हूँ, उच्चारण को लेकर, मतलब रेडियो के लोग तो उच्चारण के ही विशेषज्ञ होते हैं, कैसे ठीक करें उच्चारण? एक्चुअली उच्चारण तो अब चूंकि हिंदी भाषा के हैं तो भाषा विज्ञान करके एक शब्द उसमें विषय भी रहता है जी। उस सारे, चूंकि हिंदी जो है वो ध्वनियों का बहुत प्रभाव है हिंदी जैसा, संस्कृत में तो है ही है, लेकिन उसके बाद में जब हिंदी, क्योंकि संस्कृत से ही निकली है भाषा, हिंदी पर ध्वनियों का बहुत प्रभाव है। तो ये मुझे लगता है कि जब आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं जी, उस समय में भाषा को लेकर के आपके अध्यापक, आपके गुरुजन आपके साथ में कितने गंभीर हैं, बहुत कुछ तो इस पर निर्भर करता है। क्योंकि शब्द की बनावट, शब्द का उच्चारण आप उस समय से सीख लेते हैं, आपकी जुबान पर बैठ जाता है वो शब्द। लेकिन सुधार करने की कोई सीमा नहीं है, आदमी अंतिम समय तक करता रहता है, बशर्ते कि हम जानकारी। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम भाषा को जान लें थोड़ा सा, यानी किस शब्द का उच्चारण
ओष्ठ और दंत से होता है, जीवा से और ओष्ठ से होता है, दोनों ओष्ठ से होता है। ये थोड़ी सी एक तकनीक है, उसको अगर हम जान लें तो मुझे नहीं लगता कि उच्चारण में कहीं कोई दोष किसी के आता है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी जो पर्यायवाची करके एक अपने यहाँ पे पूरी साहित्य के अंदर और व्याकरण के अंदर हम पढ़ते हैं उनको जी। तो कुछ शब्दों को अगर आप सहज होकर के नहीं बोल पाते हैं तो आप उसका पर्याय तलाश कर सकते हैं। अच्छा, उसकी किसी शब्द का उच्चारण आप सही नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह दूसरा शब्द। जी हाँ, मेरे मित्र थे जी, तो वो श्रोता शब्द नहीं बोल पाते। अच्छा, तो नाम तो लेना उचित नहीं है, लेकिन वो श्रोता शब्द नहीं बोल पाते थे। वो कभी श्रोता या कभी कुछ और इस तरह से निकल पाता था। तो वो बड़ा, तो मैंने मैंने कहा ये शब्द तो ऐसा है, ये तो आप रेडियो पे तो बोलना ही बोलना है। उद्घोषक को तो कम से कम मतलब पता नहीं कितनी जीवन में बोलना है। हाँ, तो फिर मैंने कहा यार बड़ी छोटी सी बात है। बोले कैसे? मैंने कहा तू ये शब्द इस्तेमाल मत कर जी, मित्रों सुनने वालों आप कर दीजिए, कोई दिक्कत। उसे छोड़ दिया, हो गया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक उच्चारण के स्तर पर जब एक शब्द आपका बिगड़ता है ना, वो अखड़ता। एक बहुत प्लेन सड़क है जी, आप चलते चले जा रहे हैं, एक स्पीड आपने मेंटेन कर रखी है, एक स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाए तो सारी स्पीड का मजा खराब हो जाता है। आप ब्रेक लगाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर उस गति में कब आ पाते हैं कब। तो ये क्या है कि आपकी शैली के अंदर ऑब्स्टेकल है, ये स्पीड ब्रेकर्स हैं जी। तो एक शब्द अगर गलत हो गया ना तो वो कानों को अखरता है थोड़ा सा, तो फिर वो आदमी का जो तारतम्य बना रहता है बात को सुनने का, वो भंग होता है। इसलिए उच्चारण दुरुस्त होने जरूरी है, होने चाहिए। अब आपकी मजबूरी है, कुछ कई जगह ऐसा होता है तो एक अलग बात है, लेकिन रेडियो पर अगर आप काम कर रहे हैं या मंच के आदमी है या माइक, जब आप संबोधन कर रहे हैं तो जरूरी है, क्योंकि आप हर चीज दे रहे हैं। जो बात बताई जा रही है वो तो बता ही रहे, आप बोलने का लहजा भी बता रहे हैं, शैली बता रहे हैं, आप उच्चारण किस शब्द को कैसे बोला जाता है ये भी बता रहे हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जब भाषा के स्तर पर आप बात कर रहे होते। एक सर आपने शायद 2009 या इसके आसपास महान कवि गोपाल दास नीरज जी का इंटरव्यू किया था जी। वो तो एक, मुझे लगता है मैंने खूब सारे नीरज जी के इंटरव्यू सुने हैं, गोपाल दास नीरज जी के जी। और मुझे नहीं लगता कि उतना साहित्यिक इंटरव्यू कोई और किसी का गोपाल दास नीरज जी का किया है। वो कुछ उनमें से एज इट इज लाइनें वो हमेशा याद रहती है, उसी कार्यक्रम में उन्होंने बोली थी। और जहां तक जो आपने सवाल पूछे उनके जवाब भी उन्होंने कविताओं में ही दिए। बिल्कुल, एक्चुअली उससे वो कैसे हुआ था और कैसी यादें हैं उनकी? वो मैंने बताया कि मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो अध्ययन, जब साहित्य में रुचि थी तो उस समय में कुछ आपके प्रिय रचनाकार हो जाते हैं जिनको आप पहले पहले पढ़ते हैं। और जरूरी नहीं पहले पहले पढ़ते हैं इसलिए, आप पढ़ते हैं और आपको वो प्रभावित करते हैं, तो आपके वो प्रिय। तो नीरज ने, क्योंकि बड़ी सरल भाषा में लिखने वाले व्यक्ति थे, तो उनको पढ़ा तो वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को पढ़ाई, उसी दौर की बात है। तब बच्चन जी की आत्मकथा के 2 ही भाग आए थे उस समय में, वो मैंने पढ़ लिए थे, जो मैंने नौकरी से पहले की बात है। जब ये क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर ये 2 ही भाग, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक की बात बाद में आए। उन दोनों को, तो ये सब लोग, अमृता प्रीतम को उस समय में पढ़ लिया था। तो ये सारी चीजें वो आपको प्रभावित करते हैं। तो जब उन पढ़े हुए लोगों से मिलने का जब आपको अवसर मिलता है तब वो सारी बातें बहुत अच्छे से। तो नीरज किसी कवि सम्मेलन में गंगानगर, अच्छा गंगानगर जी, तो वहाँ मुझे भी जाना था कवि सम्मेलन में, तो पहले मैंने वहाँ पे उनका वो साक्षात्कार किया और उनसे बैठ करके लगभग 21 मिनट उनसे बात लगभग मैंने की थी। तो उनकी किताबों का हवाला भी, अब होता क्या है कि किसी भी साक्षात्कार को आजकल जो भी व्यक्ति, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, वो बहुत हल्का लेते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे, हाँ चलिए इंटरव्यू कर लेते, बात कर ले, वो गिने चुने सवाल होते हैं उनको, आप कहाँ पैदा हुए और आपने आपकी शिक्षा कहाँ की है, कौन लोग आपको प्रभावित कर दिए, ये सारी चीजें। तो मैं चूंकि नीरज का इंटरव्यू आप रचनाकार को कर रहे तो उनकी किताबें तो कम से कम आपने पढ़ी होनी चाहिए जी। सारी की सारी नहीं तो 2 किताबें तो पढ़ी हो, आपको ये तो पता होगा ये लिखते क्या है, इतना तो पता होना चाहिए। तो जब नीरज से, तो उसका लाभ। अच्छा, एक दूसरा ये है कि जब हम लोग कॉलेज में थे तो लिखने का रुचि उसी वक्त थी। नीरज के संपादन में एक पत्रिका निकाला करते थे, नीरज गीतकार जी। और उस गीतकार का निकालने का उनका ऑब्जेक्ट, जो मकसद था, छंद को बचा करके रखना। तो उसमें गीत और गजलें प्रकाशित होती थी। तो मैंने अपनी उस समय में हिंदी गजलें जो मैं लिखता था, जो टूटी फूटी, आज भी वैसे लिखता हूँ,
वो उनको भेजी, उसमें छपी। तो मुझे बड़ा रहता था कि मैं नीरज के संपादन में मेरी रचनाएं छपी हैं। तो नीरज, वो गीतकार को पढ़ते थे तो नीरज के बारे में पढ़ने का मौका मिला, फिर उनकी किताबों को पढ़ने का मौका मिला। फिर कुछ ऐसी कृतियां थी उनकी जो ज्यादा चर्चित, जैसे नीरज की एक कृति है वो लिख लिख भेजी पाती, तो वो कहीं ज्यादा पाठकों तक वो पता नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई चर्चा करता। तो उस पर मैंने उनसे सवाल भी पूछा था, तो सवाल को वो उन्होंने बड़े हल्के में लेकर के, हास्य में लेकर के टाल दिया। हाँ, तो ये चीजें उनको भी बहुत अच्छी लगी थी जब उनसे मतलब बात हुई। तो उन्होंने, एक होता है कि आदमी सोचता है कि साक्षात्कार खत्म हो तो ठीक, उनको लग रहा था हाँ ये बात करे थे, है ना। हाँ, बालिक सफेद हुआ कैसों में और लोग मुझे गिनने लगे अवशेषों में, एक खाल खंड और बीत गया, मैं हार गया, समय जीत गया। वो सारे उसी कार्यक्रम के हिस्से थे। और आप देखिए नीरज के इंटरव्यू की आपने बात दिलाई, मुझे एक बात उनकी इतनी प्रभावित करती है जी। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जब आप कविता लिखते हैं जी, तो क्या ऐसी चीज आपको लगती है कि मुझे कविता लिखनी है, मुझे गीत, या मतलब कब क्या आप प्रभावित करते, कुछ कोई तो चीज अपील करती हो, यूं ही तो नहीं लिख देता कोई ना। तो उन्होंने कहा कि मैं जब कविता लिखता हूँ ना, तो मेरी पत्नी मुझे जब खाना देने आ रही होती है कि मैं कविता लिख रहा होता हूँ, तो मेरी माँ मेरी पत्नी को रोक देती है कि रुक जा इसको भाव आया हुआ है जी। तो बोले कि मेरी माँ जो थी वो मेरी कविता को इतनी ऊंचा दर्जा देती थी कि ये भाव से जुड़ा है अभी। क्या बात है, ये है कविता की ऊंचाई, जो नीरज की मतलब माँ ने समझा जिस बात को, और फिर नीरज के संस्कारों में ये बात आई कि उसने कविता को इतना बड़ा माना कि वो भाव से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से कविता को समझने वाले लोग, लिखने वाले कहाँ हैं? ऐसे ऐसे शब्दों का नीरज ने अपने गीतों में प्रयोग किया जो कि गीतों में गाया ही नहीं जा सकते। पृथ्वी शब्द को कैसे गाया जा सकता? बड़ा शुष्क, धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, ये दोनों शब्दों को उन्होंने गीतों में इस्तेमाल किया। जी, बड़ी बात। शिव बटालवी सर जो हैं महान जी पंजाबी के जी, उनसे उनकी कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि मिट्टी दी खुशबू में बरसों आपने उनको प्रस्तुत किया जी। और उनसे मुलाकात हुई कभी आप? नहीं, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि उनका जब निधन हुआ तब हम स्कूल में ही थे। अच्छा। बहुत कम उम्र में शिव बटालवी का निधन हो गया था, लेकिन उनको कुछ रचना पढ़ने का मौका खूब मिला। फिर मैंने शिव बटालवी को इतना पढ़ा कि मैं शिव के घर तक जाकर के आया, उनके घर में, उन पर मैंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्री भी की रेडियो के लिए। और उनकी जो पत्नी तो चूंकि उस समय मिली नहीं मुझे, तो उनकी भाभी थी सबसे बड़ी, जो शिव की शादी करके लेके आई थी, उनका मैंने साक्षात्कार किया, उनका इंटरव्यू किया। उनके मित्रों से मैंने बात की। अच्छा। फिर हाल ही में मैंने शिव बटालवी के बेटे से बात की और शिव को पढ़ा मैंने, मतलब पढ़ा भी, सुना रेडियो पे खूब, और रेडियो मिट्टी दी खुशबू में विशेषकर। हाँ, एक कार्यक्रम तो मुझे याद पड़ता है, बहुत सारे लिसनर्स के बाद में लेटर श्रोताओं के आए थे कि वो उस कार्यक्रम को सुनकर रो पड़े थे, मतलब इतना भावुक वो कार्यक्रम था। क्योंकि शिव तो ऐसे रचनाएं एक दो में उनकी वो उस टाइप की। हाँ, शिव का तो तिड़के गड़े दा पानी, या हाँ, ये तो कमाल के गीत हैं ये। अब देखिए, जो जिन गीतों के बारे में मैंने, जब शिव बटालवी को हम लोग पढ़ते हैं, तो चूंकि मैं पंजाबी परिवार से हूँ, तो जो शादियों में, संस्कारों में जिन गीतों को गाया जाता है, जिनको मैं सालों तक लोकगीत समझता रहा, अच्छा, मुझे शिव को पढ़ने के बाद पता लगा, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो वो शिव के गीत हैं, जिनके ऊपर शिव का नाम नहीं होता था, लेकिन वो शिव के गीत, वो शिव के गीत, वो शिव। अब बत्ती बाल के बनेरे उत्तर रखनी पंजाबी गीत है, जो शादियों में गाया जाता है, शिव का गीत है। या मुंडा आ गया पिंड च पटवारी, जरीब नल का दनापदा, अब ये गीत। और एक मेरी आँख काशनी, दूजा रात दे नींदरे ने मारिया, ये गीत, मतलब मैं इनको लोकगीत समझता रहा लंबे अरसे तक, और बाद में पता लगा कि ये शिव के गीत हैं। तो इतना, मतलब पंजाब के साथ में क्या है कि पंजाबी में जो गीतों को, कविताओं को पढ़ा कम जाता है, गाया ज्यादा जाता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो हीर है, वो हीर पढ़ी कम गई, गाई इतनी गई है और सुनी इतनी गई है। ऐसे ही आप और भी जो दूसरे, सोनी महिवाल को देख लें, मिर्जा साहबा को देख लें, एक गायन शैली बन गई जी। तो वो, ये एक खूबी है। तो जब गाया जाता है, तो गाया किसको जाता है? जो लोक की चीज हो, उनको गाया जाता है।
तो ये एक उनको मुकाम हासिल हुआ शिव बटालवी को, कि शिव को लोगों ने मतलब, और पंजाब में गाया। पंजाब में गाया का मतलब है कि पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है वहां भी उतना ही गाया, और यहाँ के पंजाब में भी उतना ही गाया। नुसरत फतेह अली खान ने उधर गाया तो यहाँ बटाली ब्रदर्स ने इधर गाया, तो उधर गुलाम अली ने गाया तो जगजीत सिंह ने इधर गाया। तो उसकी कोई सारी सीमाएं तोड़, जो व्यक्ति इन सारी सीमाओं को तोड़ देता है वो बड़ा तो है ही है। और प्रेम को लेकर के, विरह को लेकर के, विरह का सुल्तान, विरह का सुल्तान उसको कहा गया, और उसको लेकर के इतना रचा उसने कि और बहुत कम उम्र में चले गए वो। 35 साल की उम्र में तो चले ही गए। हाँ, चले गए। और वो केंद्रीय साहित्य अकादमी के सबसे कम उम्र के अवार्डी रचनाकार जो उनको लूणा, उनकी कृति पर केंद्रीय साहित्य अकादमी ने उनको। बहुत सारी बातें हमने कर ली है और आपने खूब विस्तार से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। मैं लास्ट बात एक पूछ के अपनी बातचीत समाप्त करेंगे। रेडियो के बाद अब जो है वो रूटीन कैसे रहती है सेवानिवृत्ति के बाद? मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ बदला है, सिर्फ इतना बदला है स्टूडियो आना और जाना, बाकी सब कुछ वही है। मुझे वही पढ़ना है। मैं अगर वहाँ किसी पर कार्यक्रम मुझे करना होता था तो मैं पढ़ करके जाता था कि आज मुझे ये कार्यक्रम करना है तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं यार, तो उसको इस बहाने से पढ़ लेते थे। अब कार्यक्रम नहीं, लेकिन पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरी आदत में है। कुछ थोड़ा बहुत जो आड़े तिरछे अक्षर होते हैं वो लिख लेता हूँ। कुछ कार्यक्रमों में चला जाता हूँ, ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो मैं चला जाता हूँ और पूरा दिन बड़ी मस्ती से आराम से निकल जाता है। आदमी स्वस्थ रहता है तो मुझे लगता है कि सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चलता रहता है। मित्रों से मिल लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। लास्ट में कुछ सुनेंगे तो सही आपसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ पात्र होते हैं जो क्या है कि उपेक्षित तो नहीं कह सकते, लेकिन उन पर बहुत कम कहा जाता है, अननोटिस्ड होते हैं। तो ऐसे ही एक पात्र को लेकर के बहुत छोटा सा एक गीत था जी, और एकलव्य को लेकर के। क्या बात? मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है, मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है, प्रश्न है ये यक्ष पर हर एक फिर भी मौन है। मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है, प्रश्न है ये यक्ष पर हर एक फिर भी मौन है। मैं अकेला ही रहा हूँ आस्था है बल मेरा, मैं अकेला ही रहा हूँ आस्था है बल मेरा, है अगर जो भय कोई तो तोड़ दो संभल मेरा। मैं अकेला ही रहा हूँ आस्था है बल मेरा, है अगर जो भय कोई तो तोड़ दो संभल मेरा। छल करो और हल निकालो, छल करो और हल निकालो, कैसा दृष्टिकोण है। वाह। छल करो और हल निकालो, कैसा दृष्टिकोण है। मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है। वाह। प्रश्न है ये यक्ष पर हर एक फिर भी मौन है। मैंने किंचित सच कहा पर झूठ दोहराया नहीं, मैंने किंचित सच कहा पर झूठ दोहराया नहीं, और भरोसे की चमक से जग को भरमाया नहीं। मैंने किंचित सच कहा पर झूठ दोहराया नहीं, और भरोसे की चमक से जग को भरमाया नहीं। जांच व्यवहारों की कैसी, जांच व्यवहारों की कैसी आचरण जब गौण है। जांच व्यवहारों की कैसी आचरण जब गौण है। मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है। अर्जुनों के शौर्य का मैं ही तो एक आधार हूँ,
अर्जुनों के शौर्य का मैं ही तो एक आधार हूँ, दे रहा गुरु दक्षिणा मैं ही तो वो लाचार हूँ। अर्जुनों के शौर्य का मैं ही तो एक आधार हूँ, दे रहा गुरु दक्षिणा मैं ही तो वो लाचार हूँ। सामने बैठा हुआ सामने बैठा हुआ जो चुप है हर एक द्रोण है। सामने बैठा हुआ जो चुप है हर एक द्रोण है। मैं सभी का हो गया हूँ किंतु मेरा कौन है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सारी बातों में आज तो आनंद आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद आपको, इतना सारा समय आपने दिया और खूब सारी बातें जब चाहे आपसे कर सकते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।